डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट गिवन बाय इमाइल दरखाइम। तो दरखाइम ने हमें चार कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो हमें पढ़ना है सिलेबस में। पहला है डिवीजन ऑफ लेबर, देन सोशल फैक्ट, देन सुसाइड, देन रिलीजन एंड सोसाइटी। नाउ लेट्स रीड डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में एडम स्मिथ ने पहले बोला कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, इट्स ए मतलब इकोनॉमिक फैक्ट। बट दरखाइम ने बोला नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर एक क्या है, सोशल फैक्ट है। फिर दरखाइम ने बोला कि डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स व्हाट, स्प्लिटिंग ऑफ एक्टिविटीज, इट इम्प्लाइज दैट स्पेशलाइजेशन इज देयर। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर क्या इंप्लाई करता है, स्पेशलाइजेशन इंप्लाई करता है। उसमें एक्टिविटीज़ को तोड़ देंगे और स्पेशलाइजेशन की तरफ बात करता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर रिजल्ट ऑफ व्हाट, सोशल डिफरेंशिएशन। डिवीजन ऑफ लेबर इज रिजल्ट ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन, इट्स अ रिजल्ट ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन। देन डिवीजन ऑफ लेबर इज sui generis, it exists everywhere, it integrates people. Division of labor is sui generis, it exists everywhere and it integrates people. Then division of labor is explained in terms of three social facts, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि what are the three, there are three factors of division of labor. तो पहला है वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन, द फर्स्ट फैक्टर इज वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा फैक्टर इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, is density of population is also called material density, and third factor is interaction among the people, and in this interaction is called moral density. तो क्या क्या है, तीन, वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन, material density that is density of population, and moral density और solidarity that is interaction among the people. तो क्या होता है सोसाइटी में जब कि 1 2 3 दैट इज वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और जो इंटरेक्शन है ये लो होते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर कैसा होता है, सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर होता है। और उस केस में क्या रहता है, मैकेनिकल सोलिडरिटी पाई जाती है सोसाइटी में। तो ऐसा कौन सी सोसाइटी था, ऐसा दिस वाज द फीचर ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी, राइट। अब देखते हैं कि जब डिवीजन ऑफ व्हेन 1 2 3 इज हाई, जब 1 2 3 दैट इज वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी, मटेरियल डेंसिटी एंड मोरल डेंसिटी जब हाई होता है, तो उस केस में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव सोसाइटी बनती है और उस कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में होता है कॉन्फ्लिक्ट। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर जरूरी है सोसाइटी के अंदर, दरखाइम साहब ऐसा बोलते हैं। और इस डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या होगा कि लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और डिपेंडेंस विल क्रिएट ऑर्गेनिक सोलिडरिटी इन द सोसाइटी। सो दिस इज द फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी में कैसा सोलिडरिटी था, मैकेनिकल सोलिडरिटी, और मॉडर्न सोसाइटी में कैसा सोलिडरिटी है, दिस इज प्रिमिटिव सोसाइटी में मैकेनिकल सोलिडरिटी, मॉडर्न सोसाइटी में ऑर्गेनिक सोलिडरिटी। अब देखते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या था। प्रिमिटिव सोसाइटी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हुआ करता था और एक होमोजीनियस नेचर था सोसाइटी का। बट मॉडर्न सोसाइटी में क्या है कि इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा है और इट्स अ हेट्रोजीनियस सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी इज़ व्हाट, हेट्रोजीनिटी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में और डिफरेंशिएशन भी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंशिएशन। तो मॉडर्न सोसाइटी का क्या फीचर है, डिफरेंशिएशन, इंडिविजुअलिटी और हेट्रोजीनिटी, राइट। अब आते हैं कि फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। पहला है नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा है एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर। तो नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर इज व्हाट, फंक्शनल जो अच्छा काम हो रहा है डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, तो फंक्शनल है। एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, इसके होते हैं 3 टाइप। एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें क्या होता है, दे डोंट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। सो जो एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे कि अगर आप कास्ट के बेसिस पे या फिर किसी दलित को आप बोल रहे हैं कि आपको ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है, ठीक है, किसी दलित को बोल रहे हैं कि आपको ज़बरदस्ती ये वाला काम करना पड़ेगा, तो दिस इज एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर। एंड इनएडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ओवरबर्डन, डिवीजन ऑफ लेबर इज रिजल्टिंग इनटू ओवरबर्डन एम्प्लॉय, सो it is also abnormal division of labor. Then forced division of labor, which is for example इसका caste system. So these are the 3 forms of division of labor, abnormal division of labor. Okay, then comes social fact. सोशल फैक्ट जो है दरखाइम ने अपनी कौन सी बुक में लिखी थी, मोंटेस्क्यू एंड रूसो। बुक का नाम क्या है, मोंटेस्क्यू एंड रूसो। बुक का नाम क्या है, मोंटेस्क्यू एंड रूसो। इस किताब में सोशल फैक्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या बोलता है कि फिजिकल फैक्ट होता है, सोशल फैक्ट, एक होता है फिजिकल फैक्ट, दूसरा होता है सोशल फैक्ट। तो फिजिकल फैक्ट क्या होता है कि जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल फैक्ट, विच इज ऑब्जर्वेबल डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड फिजिकल फैक्ट। जैसे कोई आदमी मोटा है, पतला है, या फिर ऐसा है कि लाइक यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी है, तो दिस इज ऑब्जर्वेबल। सोशल फैक्ट क्या होता है कि इट इज
इनडायरेक्टली देखना पड़ता है इसको, जैसे साइंटिफिक मेथड लगा के इसको देखना पड़ता है। तो साइंटिफिक मेथड उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म मेथड से आप सोशल फैक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं इनडायरेक्टली। आप बोलते हैं सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी क्या है, दरखाइम बोलते हैं सोशियोलॉजी है स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट को पढ़ने का स्टडी को क्या बोलते हैं दरखाइम, सोशियोलॉजी। अब सोशल फैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सोशल फैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने निमोनिक बनाया हुआ है ECGI। सोशल फैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ECGI। सो ECGI मतलब एक्सटर्नलिटी, सोशल फैक्ट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन। देन कॉन्स्ट्रेंट, इट क्रिएट्स कॉन्स्ट्रेंट ऑन द ह्यूमन बींग्स। और तीसरा है जनरलिटी, इसका जनरलाइजेशन किया जा सकता है। और चौथा है इंडिपेंडेंस। तो क्या 4 फीचर्स हैं सोशल फैक्ट के, ECGI। E माने एक्सटर्नलिटी, C माने कॉन्स्ट्रेंट, G माने जनरलिटी, I माने इंडिपेंडेंस। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। सोशल फैक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल। अब आते हैं रूल फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट, कि सोशल फैक्ट को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आपको कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए। तो इसमें है कि पहले तो आपको सोशल फैक्ट इज अ थिंग ऐसा मानना पड़ेगा। सोशल फैक्ट क्या है, एक थिंग है। और सोशल फैक्ट को ऑब्जर्व करते टाइम आपको इमोशनल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। और तीसरा है कि ऑब्जेक्टिव रहना पड़ेगा। तो जब भी आप सोशल फैक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको 3 रूल ध्यान में रखना होगा। पहला है कि सोशल फैक्ट इज अ थिंग, दूसरा इमोशनली न्यूट्रल है सोशल फैक्ट, और तीसरा है कि सोशल फैक्ट इज सोशल फैक्ट को स्टडी करते टाइम आपको इमोशनली न्यूट्रल रहना पड़ेगा। और तीसरा है कि सोशल फैक्ट को आप ऑब्जेक्टिवली स्टडी करेंगे। अब टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट, तो 2 तरह के सोशल फैक्ट्स हैं, एक तो है नॉर्मल सोशल फैक्ट, दूसरा है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। नॉर्मल सोशल फैक्ट में क्या बोलता है कि इसमें कुछ फंक्शंस हैं और कुछ अच्छे काम हो रहे हैं इस सोशल फैक्ट के अंदर, जैसे कि रिलीजन का काम अच्छा। रिलीजन एज ए नॉर्मल सोशल फैक्ट क्या है कि इट इज़ इंक्रीजिंग द सोलिडारिटी। एजुकेशन का नॉर्मल सोशल फैक्ट क्या है कि इट इज़ अवेकनिंग द पीपल, इट इज़ इनलाइटनिंग द पीपल। ओके, बट पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट में क्या है कि वेयर एज नॉर्मल सोशल फैक्ट, जहाँ पे नॉर्मल सोशल फैक्ट जो है डिसफंक्शनल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। जैसे सुसाइड, क्राइम, ये सब क्या है, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट है। तो 2 तरह के कितने तरह के सोशल फैक्ट होते हैं, 2 तरह के सोशल फैक्ट होते हैं। पहला जो सोशल फैक्ट कौन सा है, नॉर्मल सोशल फैक्ट। दूसरा तरह का सोशल फैक्ट को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। तो नॉर्मल सोशल फैक्ट तो फंक्शनल है, लेकिन पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट क्या है कि जब नॉर्मल सोशल फैक्ट जो है डिसफंक्शनल हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। अब सोशल फैक्ट की स्टडी करते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो एक तो हमने अभी देखा है स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट के टाइम पे हमें क्या देखना चाहिए। एक तो पहले तो रूल हमने देख लिया, क्या क्या रूल था कि भाई आपको सोशल फैक्ट को एज ए थिंग मांगना पड़ेगा। दूसरा है कि आपको इमोशनली न्यूट्रल रहना है। और तीसरा है कि ऑब्जेक्टिव रहना है जब आप सोशल फैक्ट को स्टडी करते हैं। और रूल ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है कि आपको जब भी स्टडी कर रहे हैं सोशल फैक्ट को तो आपको नॉर्मल सोशल फैक्ट और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, उसको डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि कौन सा सोशल फैक्ट नॉर्मल है और कौन सा डिसफंक्शनल है या फिर पैथोलॉजिकल है। अब एक्सप्लेनेशन आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे। तो पहली बात तो आप उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, प्रिसाइजली डिफाइन करना है। दूसरा है कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करेंगे। आप जब भी आप सोशल फैक्ट को डिफाइन कर रहे हैं को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको क्या मेंटेन करना है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्यों इतना ज़रूरी है सोशल फैक्ट की स्टडी के लिए, क्योंकि जब भी आप सोशल फैक्ट स्टडी करते हो आपके अपने प्री कंसीव्ड नोशंस जो हैं वो आपके रिजल्ट्स को इम्प्लीकेट कर सकते हैं या इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिविटी की बात करी गई है। फिर तीसरा चीज़ है कि मेथड ऑफ नेचुरल साइंस अडॉप्ट करेंगे। आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे सोशल फैक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, मेथड ऑफ नेचुरल साइंस। ये मैक्स वेबर ने क्या बोला था, मैक्स वेबर ने क्या कहा था, मैक्स वेबर ने कहा था कि जब भी आप सोशल फैक्ट को स्टडी करेंगे, सोसाइटी को स्टडी करेंगे तो कैसे स्टडी करेंगे। उसने एक टेक्निक दिया था जिसका नाम है वर्स्टेहन। तो दिस इज जस्ट फॉर रिकॉलिंग पर्पस। तो वर्स्टेहन किसका है, मैक्स वेबर का है। और दरखाइम का क्या बोलता है कि नेचुरल साइंस को फॉलो करेंगे भाई, दैट इज कॉज ऑफ फंक्शन एक्सप्लेन करेगा ये। और कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे आप जब भी सोशल फैक्ट को पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी। और चौथा है कि इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और पांचवा है जनरलाइजेशन भी करेंगे। तो क्या क्या है कि रूल ऑफ एक्सप्लेनेशन, पहले तो डिफाइन करिए प्रिसाइजली। दूसरा है कि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करिए। तीसरा है कि मेथड ऑफ नेचुरल साइंस अडॉप्ट करिए। और उसमें आप क्या करिए कि कंपैरेटिव स्टडी करिए।
पांचवा है कि इम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन करिए, और छठा है कि जनरलाइजेशन भी होना चाहिए। तो दिस इज द सोशल फैक्ट। देन कम सुसाइड। सुसाइड में क्या है कि डेथ, सुसाइड, व्हाट इज सुसाइड? सुसाइड इज अ डेथ कॉज्ड बाय पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शन ऑफ विक्टिम हिमसेल्फ, वेयर एज ही नोज दैट विच ही नोज विल प्रोड्यूस दिस रिजल्ट। अच्छा, मतलब बेसिकली क्या है कि डेथ कॉज बाय पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शन ऑफ विक्टिम हिमसेल्फ विच ही नोज विल प्रोड्यूस दिस रिजल्ट। मतलब ऐसा उसने एक्शन किया पॉजिटिव या नेगेटिव जिसकी वजह से उसको पता था कि भाई ये मरने वाला है, मतलब दिस रिजल्ट व्हाट इज द रिजल्ट की डेथ, दैट जो एक्टर है ही नोज की जो भी एक्टिविटी पॉजिटिव या नेगेटिव कर रहा है उससे वो मरने वाला है, तो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड सुसाइड। तो सुसाइड को पहले बोला जाता था कि क्या है भाई, सुसाइड एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, बट इमाइल दरखाइम जी आए और उन्होंने बोला कि नहीं, सुसाइड जो है एक सोशल फैक्ट है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के डिफरेंट सोसाइटीज़ में रेट ऑफ सुसाइड वैरी करता है, ठीक है। तो फिर दरखाइम ने बोला कि दो मतलब सुसाइड का दो कारण है ब्रॉडली देखें तो पहला कारण है इंटीग्रेशन, दूसरा है रेगुलेशन। क्या कारण है? इंटीग्रेशन और रेगुलेशन। इसी में अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो क्या होता है कि सुसाइड करता है आदमी। तो अब देखते हैं इंटीग्रेशन। अगर हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन हो जाए तो क्या होगा? जब हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा तो जो बंदा सुसाइड करेगा दैट इज कॉल्ड अल्ट्रुस्टिक सुसाइड। अल्ट्रुस्टिक सोसाइटी मतलब सोसाइटी से अपने आप को बहुत ज़्यादा उसने अटैच कर लिया, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रुस्टिक सुसाइड। अब ऐसे एग्जाम्पल क्या है? जैसे सती, टेररिस्ट क्या करते हैं? अपने एक पर्टिकुलर एथनिसिटी या पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर वो उनको पता होता है कि वो जाएंगे बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे और मारे जाएंगे, बट स्टिल दे गो एंड दे डाई। तो दैट इज कॉल्ड सुसाइड। कौन सा टाइप का है? अल्ट्रुस्टिक सुसाइड। और एग्जाम्पल दूसरा है कि आर्म्ड फोर्सेज का, वो नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो गए, वो जंग में जाते हैं अपने देश के लिए लड़ने, ठीक है, विच इज़ अ गुड कॉज। तो दिस टाइप ऑफ, लेकिन वो जंग में जाते हैं, उनको पता है कि ये जो अच्छा काम कर रहे हैं पॉजिटिव एक्ट है, पॉजिटिव एक्शन है ये, लेकिन इससे क्या होगा कि ही विल डाई, द सोल्जर विल डाई, ही न्यू इट, राइट। तो दिस इज अ सुसाइड, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रुस्टिक सुसाइड। तो ये कब होता है अल्ट्रुस्टिक? जब हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता है। तो लो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से कौन सा सुसाइड होता है? द सुसाइड कॉज्ड बाय लो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इगोइस्टिक सुसाइड, दैट इज कॉल्ड इगोइस्टिक सुसाइड। तो इगोइस्टिक सुसाइड जैसे कि बैचलर्स, प्रोटेस्टेंट्स क्या है कि प्रोटेस्टेंट दे डोंट गो ऑफन इनटू द चर्चेज, ओके, एंड दे आर मोर फोकस्ड इन द बिजनेस, इन डूइंग बिजनेस एंड अर्निंग मनी। सो वो क्या है कि वो कम इंटीग्रेटेड है सोसाइटी से, तो उनका सोसाइटी से कम इंटीग्रेशन है, तो उनका क्या है, ईगो आएगा बार बार, तो दैट इज, इसलिए उसको बोलते हैं इगोइस्टिक इंटीग्रेशन, इगोइस्टिक सुसाइड। तो अगर इंटीग्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? अल्ट्रुस्टिक, और इंटीग्रेशन कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे इगोइस्टिक। अब आते हैं कि दूसरा क्या है कारण सुसाइड का? दूसरा है रेगुलेशन। अगर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन कर रहे हैं किसी को आप, तो दैट इज कॉल्ड फेटलिस्टिक, और उस लेवल पे आदमी सुसाइड कर लेता है, दैट इज कॉल्ड फेटलिस्टिक सुसाइड। जैसे कि स्लेव्स को कहीं आने जाने नहीं दोगे, उसको मारोगे पीटोगे तो दैट द स्लेव विल डाई, ओके, तो दिस इज कॉल्ड फेटलिस्टिक सुसाइड। और रेप विक्टिम, सुसाइड बाई इनमेट्स, जेल के अंदर बहुत ज़्यादा अगर कठिन हो गया सिचुएशन तो क्या करेगा? इनमेट विल डाई, दिस इज कॉल्ड फेटलिस्टिक सुसाइड। क्यों होता है कि ओवर रेगुलेशन की वजह से फेटलिस्टिक सुसाइड होता है, और लो रेगुलेशन की वजह से होता है एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड में क्या होता है कि नॉर्मलेसनेस, समाज के अंदर क्या है, नॉर्मलेसनेस आ गया। जैसे ड्रग्स लेने लग गया, उसको नॉर्म का वैल्यू ही नहीं है, जो बंदा है उसको नॉर्म का वैल्यू नहीं है, दैट इज रेगुलेशन बहुत लो है वहाँ पे, तो दैट इज लीड टू डेथ। एल्कोहल बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करेगा या फिर रैश ड्राइविंग करेगा तो क्या होगा? दैट विल लीड टू डेथ। तो दिस इज कॉल्ड एनोमिक सुसाइड। तो 4 तरह का सुसाइड हो गया। इंटीग्रेशन उसका कारण है ब्रॉडली इंटीग्रेशन और रेगुलेशन। अगर हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है तो उसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। लो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है तो उसको क्या बोलेंगे? इगोइस्टिक सुसाइड। और हाई लेवल ऑफ रेगुलेशन है तो उसको बोलेंगे फैटलिस्टिक सुसाइड, और लो लेवल ऑफ रेगुलेशन है तो उसको क्या बोलेंगे? एनोमिक सुसाइड। अब आते हैं कि ये सुसाइड का टॉपिक हो गया। अब अगला टॉपिक है रिलीजन एंड सोसाइटी। रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में जो बुक थी उसका नाम क्या था? एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। और जो सोशल फैक्ट के लिए बुक थी उसका नाम क्या था? मोंटेस्क्यू एंड रूसो। मोंटेस्क्यू एंड रूसो सोशल फैक्ट की बात हुई थी मोंटेस्क्यू और रूसो वाली किताब में, और रिलीजन और सोसाइटी के बारे में एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ ये बुक लिखी थी दरखाइम साहब ने। अब आते हैं कि कॉज ऑफ रिलीजन क्या है। तो कॉज एंड इसेंस ऑफ रिलीजन क्या है?
तो दरखाइम बोलता है कि कॉज एंड एसेंस ऑफ रिलीजन है, पूरे दुनिया को दो पार्ट में बांट दिया गया है, पहला सीक्रेट, दूसरा प्रोफेन। तो रिलीजन इज द कॉज एंड एसेंस ऑफ रिलीजन क्या है कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी, डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इन टू पार्ट्स, दैट इज सीक्रेट एंड प्रोफेन। तो रिलीजन इज यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सीक्रेट थिंग्स। रिलीजन का अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो रिलीजन का डेफिनेशन क्या है? रिलीजन का डेफिनेशन यही है कि इट इज़ अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सीक्रेट थिंग्स। एक बार और बोलेंगे कि रिलीजन इज यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। यूनिफाइड सिस्टम है किस चीज़ का? बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस का, रिलेटेड टू सीक्रेट थिंग्स। बिलीफ्स क्या होते हैं? वैल्यूज एंड आइडियाज़ को क्या बोलते हैं? बिलीफ्स बोलते हैं। और प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? राइट्स एंड रिचुअल्स। जो राइट्स एंड रिचुअल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। तो रिलीजन में क्या होता है? दो चीज़ होता है, एक तो बिलीफ होता है और दूसरा होता है प्रैक्टिस। तो बिलीफ क्या होता है कि आइडियोलॉजीज, वैल्यूज और आइडियाज़ क्या हैं, और प्रैक्टिस इज राइट्स एंड रिचुअल्स क्या होते हैं। तो दिस इज, इन दोनों चीज़ का यूनिफाइड सिस्टम को क्या बोलते हैं? रिलीजन, जो कि टुवर्ड्स क्या होता है? सीक्रेट थिंग्स की तरफ होता है। ओके, तो दरखाइम ने स्टडी किया कौन सी ट्राइब? अरुंता ट्राइब। अरुंता ट्राइब का स्टडी किया दरखाइम ने, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें उन्होंने बोला कि टोटेमिज्म जो होता है, टोटेमिज्म का स्टडी यहाँ पे कहाँ पे किया? कि अरुंता ट्राइब में, ऑस्ट्रेलिया में। तो सो बेसिकली अ टोटम इज अ मटेरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन मटेरियल फोर्स। टोटम क्या होता है? टोटम इज अ मटेरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन मटेरियल फोर्स, इज कॉल्ड टोटमिज्म। और टोटम इज अ मटेरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन मटेरियल फोर्स। तो इसको क्यों टोटम का अडॉप्ट क्यों किया जाता है? टू सिम्बोलाइजेज द कलेक्टिविटी। कलेक्टिविटी को सिम्बोलाइज करने के लिए टोटम अडॉप्ट करती है कोई भी सोसाइटी। अब आते हैं, देखते हैं फंक्शन ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है कि इंटीग्रेट करता है सोसाइटी को। दूसरा है कि कॉमन कॉन्शियसनेस रेज करता है। तीसरा इट्स सोशल कंट्रोल। सो रिलीजन की वजह से क्या होता है? सोशल कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है। एंड द फोर्थ इज सोल्यूशन टू क्राइसिस। सो इट प्रोवाइड्स इमीडिएट सोल्यूशन टू एनी क्राइसिस सिचुएशन। रिलीजन प्रोवाइड्स इमीडिएट सोल्यूशन टू द क्राइसिस सिचुएशन। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रिलीजन। अब आते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये ओवरऑल क्रिटिसिज्म है, डिवीजन ऑफ लेबर का स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म नहीं है। दरखाइम का ओवरऑल क्रिटिसिज्म क्या है कि दरखाइम ने तो पहली बात तो ये बोली थी ना कि भाई हम जब भी आप सोशल फैक्ट को पढ़ेंगे तो उसको पॉजिटिव मेथड से, पॉजिटिव साइंस के मेथड से, मतलब साइंस वाले मेथड से पढ़ेंगे। तो इस चीज़ के लिए लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इनको, क्या बोला कि ह्यूमन जो है एक्ट करता है, मैटर रिएक्ट करता है। और वो किसने बोला? ये वेबर ने बोला कि नहीं भाई, हम ऐसे इंसान जो है, इंसान के पास अपना क्या है? कॉन्शियसनेस है। तो ऐसा नहीं है कि वो हर सिचुएशन में एक जैसा रिएक्ट करेगा, नहीं। तो ह्यूमन एक्ट करता है बट मैटर रिएक्ट, बट मैटर हर एक सिचुएशन में एक जैसा ही रिएक्ट करेगा। Okay, because matter don't have its consciousness, human have consciousness, so that's why human acts and matter reacts. So this is the criticism. Then divided society. दूसरा criticism क्या है कि दरखाइम ने सोसाइटी को दो ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, इन्होंने बोला कि नॉन इंडस्ट्रियलाइज सेक्शन जो है वो सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इंडस्ट्रियलाइज में स्पेशलाइज डिवीजन ऑफ लेबर होता है। बट इमाइल दरखाइम फेल टू सी मेनी नॉन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज एंड डिड जनरलाइजेशन। एक सोसाइटी के बेसिस पे उन्होंने जाके जनरलाइजेशन कर दिया। तो इनको जनरलाइजेशन के लिए विदाउट प्रॉपर एम्पिरिकल एविडेंस और जनरलाइजेशन के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर तीसरा है क्रिटिसिज्म कि बिहेवियर डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय सोसाइटी बट बाय मोटिवेशन ऑल्सो, कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो सिर्फ सोसाइटी ही डिटरमाइन नहीं करती है बल्कि उसका सेल्फ मोटिवेशन भी हो सकता है। जैसे उसका मीनिंग एंड ओरिएंटेशन क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए उसका क्या मीनिंग एंड ओरिएंटेशन है, तो इससे भी उसका एक्टिविटी डिटरमाइन होता है, उसका बिहेवियर डिटरमाइन होता है। तो सोशल फैक्टर्स आर नॉट कोएर्सिव। और अच्छा, तीसरा बात दरखाइम ने क्या बोला कि सोशल फैक्ट क्या होता है कि जो कि आपको रिस्ट्रेंट करे या कंट्रोल इस्टेब्लिश करे। हमने देखा था ना फीचर्स ऑफ सोशल फैक्ट कि ECGI, ये था ना ECGI। ECGI में क्या था? E से क्या था? एक्सटर्नलिटी था, C से क्या था? कंस्ट्रेंट था, G से जनरलिटी था और I से इंडिपेंडेंस था। तो जो कंस्ट्रेंट वाला पोर्शन है इस चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म है कि ऐसा नहीं है, सोशल फैक्ट हमेशा कोएर्सिव नहीं होता है, ये इनेबलर भी होता है, आदमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। R.K. मर्टन ने क्रिटिसाइज किया फॉर अप्लाइंग मेथड ऑफ पॉजिटिविज्म एज ह्यूमन एक्ट्स एंड मैटर रिएक्ट्स। मर्टन ने भी यही बोला कि ह्यूमन एक्ट करता है, मैटर रिएक्ट करता है। तो एंड फर्दर की इट मिस द रोल ऑफ वुमेन। सोशल फैक्ट या फिर दरखाइम ने अपनी सारी स्टडीज़ में, डिवीजन ऑफ लेबर की हो स्टडी या फिर सोशल फैक्ट की हो या सुसाइड की हो, तो सारी स्टडीज़ में दरखाइम द मिस द रोल ऑफ वुमेन। ओके,
अब आते हैं कि एक एक जो इसकी थ्योरी है उसका हम वो क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। तो पहला क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं डिवीजन ऑफ लेबर का। तो डिवीजन ऑफ लेबर का क्या है क्रिटिसिज्म की, कई बार फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है, दिस इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इससे क्या होता है कि सोसाइटी के लोअर स्ट्राटा के लोग लोअर ही रह जाते हैं। एक्सप्लॉयटेटिव भी हो सकता है डिवीजन ऑफ लेबर। और रूट्स इन रिलेशन विथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर का रूट्स क्या है कि रिलेशन विथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि मार्क्सिस्ट बोलते हैं, इसको दरखाइम ने इग्नोर कर दिया। फेमिनिस्ट ये बोलते हैं कि नहीं भाई, डिवीजन ऑफ लेबर जो है जेंडर के बेसिस पर भी होता है, लेकिन दरखाइम ने इसको भी एड्रेस नहीं किया था। अब आते हैं सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट का क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसाइज फॉर निगेटिंग इंडिविजुअल रोल इन मेकिंग द सोसाइटी। इन्होंने बोला कि सोसाइटी जो है इम्पैक्ट करती है इंडिविजुअल के एक्शन को। तो इनका क्रिटिसिज्म है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल भी नहीं करता इम्पैक्ट, इंडिविजुअल भी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल महात्मा बुद्ध, उस टाइम पे जो कास्टिज्म इतना ज़्यादा हाई लेवल पे था, बट बुद्धा केम एंड अपोज द कास्ट सिस्टम, अपोज द हिंदू जो कल्चर सिस्टम था उसको। तो ये क्या है कि इंडिविजुअल ने फिर बुद्धा और या फिर गुरु नानक या फिर प्रॉफिट मोहम्मद फॉर दैट मैटर या जीसस क्राइस्ट, सो इन लोगों ने अभी जो एग्जिस्टिंग जो नॉर्म्स थे, एग्जिस्टिंग सोशल फैक्ट्स थे, उसको अपोज किया और एक नया सोशल फैक्ट लेके आया। तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल ऑल्सो पुट्स क्रिएट सम इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। देन उसका है कि सोसाइटी डोंट ऑलवेज पुट कॉन्स्टेंट, ये हमने पढ़ लिया ऊपर। और ग्लोरीफाइज एम्पिरिसिज्म निगेटेड द रोल ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी। तो इन्होंने बोला कि क्रिटिसिज्म में ये बोला कि दरखाइम जो है हमेशा ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नो बडी कैन बी ऑब्जेक्टिव ऑल द टाइम, और क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो इस चीज़ को उन्होंने एड्रेस नहीं किया, इसके लिए क्रिटिसिज्म किया जाता है। लेकिन क्या सोशल फैक्ट आज भी रिलेवेंट है? तो आंसर है हाँ। क्यों? टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रॉब्लम्स और टू अंडरस्टैंड कि हाउ ऑर्गेनिज्मिक इंडिविजुअल टर्न इनटू सोशल इंडिविजुअल। एक ऑर्गेनिज्मिक इंडिविजुअल सोशल इंडिविजुअल कैसे बन जाता है, इस चीज़ को समझने के लिए सोशल फैक्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे जो टॉपिक्स हैं उसका हम क्रिटिसिज्म देखेंगे, जैसे कि सुसाइड। सुसाइड का क्रिटिसिज्म क्या है कि नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ कलेक्टिविटी आर ससेप्टेबल टू सुसाइड। सारे लोग जो हैं एक समाज के अंदर जितने भी लोग हैं सिमिलर सिचुएशन में रहते हैं, लेकिन सारे लोग सुसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। एंड ही फेल्ड टू आंसर वाई फ्यू इंडिविजुअल कमिट सुसाइड, लेकिन उस सिचुएशन में क्यों कुछ ही लोग क्यों सुसाइड कर लेते हैं, इस चीज़ को आंसर नहीं कर पाए थे दरखाइम, इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। देन स्टैटिस्टिक्स इनएक्यूरेट हो सकते हैं, बायस हो सकते हैं, क्योंकि हाईली इंटीग्रेटेड जो ग्रुप होता है ना, वो सुसाइड को रिपोर्ट ही नहीं करता है, वो क्या करता है, हाइड कर लेता है सुसाइड के फैक्टर्स को। उसके बाद इनका क्रिटिसिज्म है कि मल्टी फैक्टर फॉर सुसाइड, ठीक है। जो दरखाइम नहीं, मैक्स वेबर बोलेंगे कि नहीं, देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज ऑफ सुसाइड। एक चीज़ के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कॉज होता है। तो सुसाइड के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। तीसरा फिर लास्ट है कि नॉन रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड केसेस। फिर इसका रिलेवेंस क्या है कि रिलेवेंस ये है कि भाई सुसाइड के इनके स्टडी के बाद ही सुसाइड को एज ए सोशल फैक्ट कंसिडर किया जाने लगा। उसके बाद अगला आता है रिलीजन। रिलीजन में का क्या क्रिटिसिज्म, मार्क्स ने बोला कि रिलीजन जो है ओपियम ऑफ मासेस, रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। तो जहाँ पर रिलीजन की बात आ जाती है दिमाग बंद हो जाता है लोगों का, तो इसको कैपिटलिस्ट अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, तो इसके लिए मार्क्स ने बोला था रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। फिर क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ एलिनिएशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, और जहाँ पे ज़्यादा एलिनिएटेड लोग रहेंगे, जहाँ एक्सप्लॉयटेड लोग ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पे क्या होगा, रिलीजन ज़्यादा प्रोस्पेरस होगा। तो इस चीज़ को मार्क्स ने बोला, तो ठीक है, तो इसलिए क्रिटिसिज्म है। फिर आर के मार्टन साहब ने क्या बोला कि जो रिलीजन है इट्स नॉट, इसका काम सिर्फ इंटीग्रेट करना नहीं है बट ऑल्सो डिसइंटीग्रेट भी करता है, जैसे कि पार्टीशन हो गया, ठीक है, देन कम्युनल राइट्स होते हैं, इन सब से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। तो रिलीजन सिर्फ फंक्शनल नहीं है, डिसफंक्शनल भी है, इसका डिसइंटीग्रेशन का भी काम है। और आज के डेट में जो है सेक्युलरिज्म इज मोर यूनिफाइंग दैन रिलीजन, इसके लिए क्रिटिसिज्म है कि सेक्युलरिज्म ज़्यादा यूनिफाइंग है एज कम्पेयर टू रिलीजन। दरखाइम ने क्या बोला था कि रिलीजन इज यूनिफाइंग, तो आज के डेट में क्या है, सेक्युलरिज्म इज मोर यूनिफाइंग। देन उसके बाद अगला क्रिटिसिज्म कि मोस्ट इश्यूज आर बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन। अच्छा, तो दरखाइम ने क्या बोला कि सोसाइटी जो है दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, एक है सेक्रेड और दूसरा है प्रोफेन। तो ये बोल रहे हैं क्रिटिसिज्म में कि भैया ऐसा नहीं होता, इन दोनों के बीच में कहीं दुनिया होती है, इधर कहीं बीच में दुनिया होती है, राइट। तो इट्स नॉट लाइक कि सेक्रेड और प्रोफेन, द मोस्ट इश्यूज आर बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन। अब आते हैं कि
ओवरऑल अगर बात करें, ये हमने हो गया सारे टॉपिक्स का क्रिटिसिज्म देख लिया। अब कुछ और टॉपिक देखते हैं दरखाइम के बारे में। तो दरखाइम जो है किसके लिए इन्फ्लुएंस थे, किससे इन्फ्लुएंस थे? दरखाइम वाज इन्फ्लुएंस बाय ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे से इन्होंने क्या लिया? पॉजिटिविज्म, मेथड ऑफ पॉजिटिविज्म में कॉज एंड इफेक्ट, इस चीज़ को उन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे से अडॉप्ट किया। फिर रूसो से क्या बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड जनरल विल थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है ये जो रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या जनरल विल थ्योरी है, वहाँ से उन्होंने अडॉप्ट किया। और ही रिफ्यूटेड, दरखाइम रिफ्यूटेड यूटिलिटेरियन मॉडल। जब दरखाइम ने अपना थ्योरी लिखा था उस टाइम यूटिलिटेरियनिज्म बहुत फेमस था, बट इन्होंने उसको रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ही बिलीव दैट इट विल लीड टू केओस इन द सोसाइटी। तो हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? जेस बेंथम, बेंथम एंड जेस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल और बेंथम, ये इसके यूटिलिटेरियन वाले फिलोसफर्स थे। तो इसको उन्होंने रिजेक्ट किया। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसका? रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से इन्फ्लुएंस हुए दरखाइम। अब देखते हैं कि सोशियोलॉजी एज साइंस। दरखाइम बोलते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है? एक साइंस है। क्यों? क्योंकि साइंस में भी क्या करते हैं आप? स्पेसिफिक एरिया स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी में भी आप स्पेसिफिक एरिया ही स्टडी करते हैं। वो एरिया का क्या नाम है? सोशल फैक्ट। ठीक है। फिर साइंस में क्या होता है? आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना पड़ता है। सोशियोलॉजी के टाइम पर भी आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना पड़ेगा। और वो कैसे ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करते हैं कि आप डेटा और फैक्ट के बेसिस पे आप स्टडी करते हैं। तो इसके लिए क्या है? सोशियोलॉजी साइंस है। तीसरा चीज़ है कि साइंस टेंड टू अचीव जनरल प्रिंसिपल्स। साइंस का पर्पस क्या होता है कि जनरल प्रिंसिपल लेके आना चाहते हैं। सोशियोलॉजी का भी वही ऑब्जेक्टिव है, जनरल प्रिंसिपल लेके आते हैं। अब दरखाइम और मार्क्स के बीच में अगर देखें कंपैरिजन, राइट, तो दरखाइम और मार्क्स का कंपैरिजन क्या है कि मार्क्स जो है वो कॉन्फ्लिक्टिस्ट है। दरखाइम बोलता है कि भाई नहीं, फंक्शनल है, फंक्शनलिस्ट है। दरखाइम इज फंक्शनलिस्ट, मार्क्स इज कॉन्फ्लिक्टिस्ट। मार्क्स जो है प्रिमिटिव सोसाइटी को इगैलिटेरियन बोलते हैं, बट ऑल अदर इनइक्वालिटी एट एवरी स्टेज। ठीक है। मार्क्स का कहना है कि प्रिमिटिव सोसाइटी में ही इगैलिटेरियनिज्म था और बाकी सारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी था। बट ये दरखाइम बोलते हैं कि बाकी सारे सोसाइटी में भले इनइक्वालिटी था, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर क्या था? फंक्शनल था। सो ये दरखाइम का क्या बोलते हैं कि एलियनेशन क्यों होता है? दरखाइम का कहना है कि एलियनेशन क्यों होता है? एलियनेशन का कारण है नॉर्मलेसनेस और एनोमी। दरखाइम का क्या कहना है कि एलियनेशन का कारण क्या है? नॉर्मलेसनेस और एनोमी। लेकिन मार्क्स का कहना है कि एलियनेशन क्यों होता है? ये पिम्ड की वजह से होता है। PIMD, पिम्ड माने पहला है पावरलेसनेस, आइसोलेशन, मीनिंगलेसनेस एंड फोर्थ इज डिसइंचेंटमेंट। तो ये 4 वजह से होता है एलियनेशन। कौन कौन सी वजह है? मार्क्स के हिसाब से एलियनेशन 4 वजह से होता है। कौन कौन सा है? P से है पावरलेसनेस, I से है आइसोलेशन, M से है मीनिंगलेसनेस, D से है डिसइंचेंटमेंट। तो ये 4 वजह हैं एलियनेशन के। और दरखाइम के बोलते हैं कि नहीं भाई, एनोमी की वजह से होता है और नॉर्मलेसनेस की वजह से होता है एलियनेशन। उसके बाद मार्क्स का कहना है कि चेंज इन फोर्सेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू एक्सप्लॉइटेशन। तो चेंज जैसे फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होता है तो एक्सप्लॉइटेशन होता है, और उस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से क्या होता है कि रिवोल्यूशन होता है, और फिर नया मोड ऑफ, और फिर उससे क्या होता है कि न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ सोसाइटी गोज। कैसे कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होता है, उसकी वजह से मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होता है, फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होने की वजह से एक्सप्लॉइटेशन होता है, फिर सब उनको कॉन्शियसनेस आता है सारे वर्कर्स को, फिर वो क्या करते हैं? रिवोल्यूशन करते हैं। रिवोल्यूशन के बाद न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन आता है। दरखाइम का क्या कहना है कि जैसे चेंज होता है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, तो इसकी वजह से क्या होता है? स्पेशलाइजेशन आता है सोसाइटी में, और स्पेशलाइजेशन होगा तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे के ऊपर लोग डिपेंडेंट होंगे और उससे सोलिडारिटी इंक्रीज होगी। तो मार्क्स का कहना है कि भाई नहीं, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने से रिवोल्यूशन होगा, लेकिन दरखाइम उल्टा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने से क्या होगा? सोलिडारिटी होगा। तो जो मार्क्स थे, ही वॉज पेसिमिस्ट अबाउट डेवलपमेंट एंड चेंज। चेंज और डेवलपमेंट के लिए मार्क्स क्या थे? पेसिमिस्ट थे। बट दरखाइम क्या थे? ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट डेवलपमेंट एंड चेंज। तो सो दिस वॉज द ब्रीफ नोट अबाउट दरखाइम।